कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते हैं, कैलेंडर इतिहास भी बताते हैं। बहुजन समाज के स्वर्णिम इतिहास को समेटे हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर। कैलेंडर मंगवाने के लिए 9013942612 या फिर 9711666056 पर व्हाट्सएप या फ़ोन करिए या फिर dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करिए। थोक में कैलेंडर ऑर्डर करने पर विशेष छूट दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिया है। जो 3 कृषि कानून थे उसको लेकर देश भर में लगातार आंदोलन चल रहे थे और जब ऐन मौके पर जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो महत्वपूर्ण राज्य हैं चुनाव होने हैं, उसके ऐन पहले सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए। इस बीच में सरकार ने कभी भी किसानों से मुखर रूप से बात करने की कोशिश नहीं की। हालांकि दिखावा किया गया, कृषि मंत्री ने बात करने की कोशिश की, लेकिन पिछले 3-4 महीनों की बात हम करें तो सरकार ने बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कह रहे थे कि किसानों से वो एक कॉल की दूरी पे हैं, बावजूद भी उसके उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया सीधे। और अचानक एक दिन वो टीवी पे आते हैं और कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा करते हैं। इस बीच में सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार को कृषि कानून वापस क्यों लेना पड़ा? क्या देश में जो प्रजातंत्र की ताकत है, जो लोक की ताकत है, जिसकी बात कही जाती है लगातार, और जो संविधान है, जिसके बूते यह देश चलता है और जो लगातार हर आंदोलन में प्रमुख रूप से सामने आता है, क्या यह उसकी जीत है? क्या यह किसानों की जीत है? या फिर क्या यह सरकार की मजबूरी है? इन तमाम बातों पे अगर हम चर्चा करेंगे तो इस बारे में वही आदमी बेहतर तरीके से इसका विश्लेषण कर सकता है जिसकी संविधान में आस्था हो, जो समाज को बेहतर तरीके से समझता हो और जो देश की राजनीति को भी बेहतर तरीके से समझता हो। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर विवेक कुमार, जो निश्चित तौर पे इस बारे में बात करने के लिए एक बेहतर व्यक्ति हैं। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिया है, आप उसको कैसे देखते देखिए, मेरा जो पहली प्रतिक्रिया यही रहेगी कि ये प्रजातंत्र की जीत है। जी। और प्रजातंत्र जो हमारा केवल 70 साल पुराना है, क्योंकि हमारी 2500 साल की सभ्यता है, तो उसके अंदर जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं वह इतने गहरे नहीं हुए जितने ऊर्ध्वाधर समाज के, हायरार्की के और असमानता के मूल्य थे। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि लगभग 1 वर्ष का आंदोलन चला और यहां पर अशोक जी एक बहुत बड़ी बात यह हो जाती कि हमें इस आंदोलन ने अनशन और आंदोलन के बीच में अंतर करना भी सिखा दिया। अक्सर लोग अनशन को ही आंदोलन कह दे रहे थे। जो किशन बाबूराव हजारे का चला उसको लोग आंदोलन कह रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता थी कि वास्तविकता में आंदोलन केवल एक मुद्दे पर नहीं हो सकता और बिना विचारधारा के आंदोलन नहीं चलता है। ये बात भी इसने बता दी। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रजातंत्र के अंदर लोगों की ताकत या लोक की ताकत इस बात को प्रमाणित करता है। ये मेरी पहली प्रतिक्रिया होगी। जी सर, इस बीच में एक सवाल यह भी है कि जो वर्तमान सरकार है, इसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तबका जो देश का है वो तानाशाह के रूप में देखता है। सरकार ने अपने अपने रिजिम में जो फैसले लिए, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो या फिर जीएसटी का फैसला हो, 370 का फैसला हो, तमाम फैसले सरकार ने रातों रात लिए और इसको सख्ती से लागू किया और तमाम विरोध उसके भी हुए थे। सरकार उन पे नहीं झुकी, लेकिन किसान कृषि कानूनों पे सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ये राजनीति है। जी 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 नहीं, बताएं। मुझे लगा कि आप जो कह रहे हैं कि ये राजनीति है या दूसरे पर नहीं, दूसरे जो कानून लाए गए उन पर सरकार पीछे नहीं हटी,
तो मुझे लगता है कि हमें अपने प्रजातंत्र को देखना चाहिए, उसके स्तंभों को देखना चाहिए। जो राजनीति है वो केवल एक स्तंभ है प्रजातंत्र का, और इलेक्शंस भी उसमें होते हैं, वो भी केवल एक स्तंभ है। लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट है, उसके बाद जुडिशरी है, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया, और जिसमें आप भी शामिल होते हैं, तो वो भी प्रजातंत्र की जो है रखवाली करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो जो दूसरे आंदोलन थे या दूसरे जो कानून आए, उनके बरक्स विरोध तो हुआ, लेकिन क्या इतना लंबा विरोध और इतने ज्यादा जनमानस जो कि अखिल भारतीय स्तर पर दिखाई पड़ने लगा, क्या वो भी हुआ? अगर वो नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि अनशन तो जरूर होते हैं, लेकिन आंदोलन, और वो भी लंबा, विचारधारा के तहत और लोगों को संयोजित करते हुए एक मुझे लगता है कि संवैधानिक धरातल पे आंदोलन चल रहा था, जो कि उनके अधिकार संविधान देता है कि हम सरकार से असहमत हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उसकी वजह से ये आंदोलन अपने आप को प्रभावी बना सका, और उसकी वजह से उसका प्रभाव जो है हमारी सरकार पर भी पड़ा, ये हमें देखना चाहिए। सर, जब यह फैसला वापस लिया गया तो मीडिया के एक धर्म में भी, आपने जैसे मीडिया की बात की, एक लगा कि वो भी हार गई है। कई जो बड़े-बड़े समाचार चैनल हैं, उसके एडिटर्स और बड़े-बड़े पत्रकार आके इस तरीके से बातें करने लगे, सोशल मीडिया से लेके अपने चैनलों तक पे आंसू बहाने लगे कि ये उनकी हार है। तो जब एक तरफ सरकार और पूरा मीडिया एक साथ खड़ा था, उस बीच में अगर किसानों की जीत या फिर प्रजातंत्र की इस जीत को देखा जाए, तो इसका मतलब यह है कि अभी भी संविधान की ताकत सबसे ऊपर है। यही बात जो है प्रमाणित हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रजातंत्र में बहुत सारे स्तंभ होते हैं, और उसका एक स्तंभ सरकार दिखाई पड़ती है, दूसरा स्तंभ जुडिशरी दिखाई पड़ती है, तीसरा स्तंभ जो है वो मीडिया दिखाई पड़ता है, या चौथा स्तंभ वही है। तो कहीं ना कहीं जब इन बातों की या इन कानून की बात चल रही थी, उसके बरक्स बराबर समानांतर एक विरोध भी चल रहा था। चाहे वो पार्लियामेंट में विरोध हो रहा हो, जुडिशरी के अंदर लोग गए और जुडिशरी ने बाकायदा एक कमेटी बनाई, और उसमें कहा गया कि सरकार ने माना कि हम इसको स्थगित करते हैं। उसकी तरफ, एक तरफ अगर मीडिया पक्ष में था, तो दूसरी तरफ मीडिया विपक्ष में भी था। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे, चाहे वो इंडिया टीवी हो, चाहे वो एनडीटीवी हो, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे थे जो विपक्ष में भी होते थे, और उसको लोग साधुवाद दे रहे थे। मुझे लगता है यही प्रजातंत्र की ताकत है कि जिसके अंदर पक्ष में कुछ लोग थे, वो पक्ष में जो थे वो ज्यादा लग रहे थे जरूर, लेकिन विपक्ष के लोग थे, विपक्ष की आवाज पूरी तरह बंदी नहीं थी, और एक ही लगातार सतत प्रक्रिया के तहत, विचारधारा के तहत और मुद्दों के तहत, एक मुद्दा नहीं, मुद्दों के तहत अगर आप सतत प्रक्रिया जारी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रजातंत्र की ताकत ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ सर, इसी बीच में अभी चुनाव है राज्यों में, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, और माना जा रहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा विपक्ष का, और उसके ठीक पहले सरकार ने ये फैसला। तो चुनावों को कितना प्रभावित करेगा, या क्या बीजेपी फिर से इस मुद्दे को दरकिनार करके आगे आ जाएगी, या फिर जो मुद्दा है यह रहेगा? अभी चुनाव को कैसे प्रभावित करेगा? उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी का एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि केवल कानून वापस लेना ही जो है वो राजनीतिक रूप से प्रेरित होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप कानून के साथ एमएसपी बनाएं और जो किसानों पर केस किए गए हैं उनको वापस लें, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू होगी, और वो चुनावी प्रक्रिया से ज्यादा ले जाएगी। लेकिन जो लब्बो लबाब ये निकल करके आ रहा है कि किसान इसको भूलने वाला नहीं है, और इसलिए सरकार को अभी और भी प्रयास करने पड़ेंगे। सर, इस बीच में जब लगातार कहा जा रहा था, तमाम सर्वे दावा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश जीत रही है भाजपा, उत्तराखंड में लीड ले रही है,
तो फिर जब जीत ही रही थी तो फिर कदम खींचने की जरूरत क्या थी? मुझे लगता है कि इसीलिए हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि ओपिनियन पोल पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ओपिनियन पोल जो होते हैं उन वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। उनके वो कितना बड़ा जो उनका सैंपल साइज है उसको वो नहीं बताते कि वो लेते हैं। और हमने बार बार ये कहा है, ये साइंटिफिक है अशोक जी, ये जी। मान लीजिए ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि किसी भी दुनिया की कोई भी साइंस, चाहे अमेरिका की साइंस, चाहे जर्मनी की साइंस, चाहे फ्रांस यूरोप की साइंस, कोई भी साइंस किसी भी पार्टी को मिले हुए प्रतिशत वोटों के आधार पर उनको कितनी सीट मिल रही है ये नहीं बता सकती। इस प्रमाणित हो रही है कि अगर वो जीत ही रहे थे तो क्यों उन्होंने लिया, इसका जी। मतलब रिपोर्ट कुछ और होगी। जी, चुनावों को कैसे प्रभावित करेगा यह जो पूरा 1 साल आंदोलन चला, किसान आंदोलन, तमाम इसको लेके बातें कही गई, फिर इसको अब वापस ले लिया गया है कृषि कानूनों को, तो ये देश की राजनीति पे कितना असर डालेगा? अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राज्यों में, उस पे कितना असर डालेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव में तो असर डालने वाला है, क्योंकि जी। किसानों ने जो कि 3 राज्यों में ज्यादा पुख्ता हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और लखीमपुर तक, तराई तक पहुंच गया है सोचिए, और तराई तो केवल लगा हुआ हिस्सा है उत्तराखंड से। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसानों ने वहां पर अपना मन बना लिया है कि नहीं, हम अब इसके बाद जो है आगे भी चल करके विरोध करेंगे कानूनों का। तो इसका मतलब ये चुनावों को प्रभावित तो जरूर करेगा, लेकिन इसी के अंदर एक बात और भी लोग सीख रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने आंदोलन से, अपने आंदोलन को करके हम अपनी बात मनवा सकते हैं, हम अपनी बात लगातार जीत सकते हैं मानवा करके। ये एक बहुत बड़ा जो है मैसेज गया है इससे, और इसलिए आने वाले 2022 और 2024 दोनों को जो है वो ये प्रभावित करेगा। मैं आपसे मैं ये कहना चाह रहा था कि अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि प्रजातंत्र पर दक्षिण एशिया में इसका क्या असर पड़ेगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न बार बार आ रहा है कि नहीं, भारत की राजनीति कैसी हो रही, उस पर अगर आपका प्रश्न हो जी, तो तो बड़ा सर अच्छा रहेगा। सर ये क्या इतना बड़ा आंदोलन और इतना बड़ा प्रश्न है कि इसका पूरे दक्षिण एशिया पर असर पड़ने वाला है? नहीं, मुझे लोग एक्चुअली बार बार ये बता रहे थे कि देखिए, भारतवर्ष की राजनीति अधिनायकवाद की तरफ जा रही है और बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर व्यक्तिवाद हावी हो गया है, और इसके बाद जो है और ज्यादा असहिष्णुता बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इस आंदोलन के बाद यह बात और प्रमाणित हो रही है कि पूरे दक्षिण एशिया के अंदर अगर हम देखें, चाहे वो पाकिस्तान को देखें, चाहे वो श्रीलंका को देखें और चाहे वो नेपाल को देखें, सभी जगह प्रजातंत्र मजबूत हो रहा है। और यहाँ तक कि वो पहले मोनार्की हुआ करती थी, रजवाड़े हुआ करते थे, चाहे भूटान में हो, चाहे जिसे कहना चाहिए आपके मालदीव्स भी साउथ एशिया में आता है, और नेपाल में भी, ये तीनों जगह रजवाड़े हुआ करते थे। रजवाड़े ने छोड़ करके बाकायदा प्रजातंत्र की तरफ जो है कदम बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ आप देखिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, इसमें कभी डिक्टेटरशिप आती थी और कभी प्रजातंत्र आता था, लेकिन 15-20 सालों से हम लोग ने ये देखा है कि यहाँ पर भी प्रजातंत्र मजबूत हो रहा है। तो इसलिए पूरे दक्षिण एशिया के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्य मजबूत हो रहे हैं, और भारत की सभ्यता 2500 साल पुरानी है, हमारा प्रजातंत्र केवल 70 साल पुराना है। तो इसकी जड़ें अब धीरे धीरे और गहरी हो रही हैं, और इसीलिए क्षेत्रीयता आगे बढ़ रही है, क्षेत्रीय आंदोलन और क्षेत्रीय राजनीति आगे बढ़ रही है। तो यह आंदोलन इस बात की भी तस्दीक कर रहा है कि आंदोलन सदा सरकारों के खिलाफ नहीं होते हैं। ये उपनिवेशवाद में हुआ करता था कि जो आंदोलन है वो सरकार के खिलाफ होते थे उपनिवेशवाद में, जब ब्रिटिश साम्राज्य था। लेकिन आज सकारात्मक दृष्टि से भी आंदोलन चल सकते हैं, सरकार की कमियां बता सकते हैं और सरकार अपना करेक्शन कर सकती है। इस आंदोलन से हमको ये भी सीख मिलती है।
जी, तो निश्चित तौर पे सर ये जो पूरे 1 साल से ज्यादा वक्त तक किसानों का आंदोलन चला और इसके बाद जिस तरीके से सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये एक निश्चित तौर पे दूरगामी प्रभाव डालेगी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे और देश की राजनीति पे। सर आपने वक्त दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, जय हिंद सर।